नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीटो ऐप पर और फ्रिक वीटो देख रहे हैं आप। एक और नए एपिसोड के साथ यहां पर हाजिर हो चुके हैं। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा और मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स गुरु समीप राजगुरु। थैंक यू सो मच। और अब यहां पर वर्ल्ड कप की बात होने जा रही है और वर्ल्ड कप यानी कि सबसे कड़ा इम्तिहान यहां पर होने वाला है। सबसे ज्यादा मुश्किल इम्तिहान जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड कप, उसकी शुरुआत यहां पर होने जा रही है 7 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक। 20 टीमें आपस में भिड़ती हुई नजर आएंगी उस एक खिताब के लिए। और यहां पर जैसे हमने पहले भी आपको बताया था, जब ट्रॉफी आई थी इंडिया टीवी के स्टूडियो में, तब भी हमने आपको बताया था कि कोई भी टीम इसे 3 बार नहीं जीत पाई है और कोई भी टीम इसे लगातार 2 बार भी नहीं जीत पाई है। तो इंडिया के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है यहां पर अपने टाइटल को डिफेंड करने के लिए। अभियान की शुरुआत जो है वो होगी 7 फरवरी को। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए के खिलाफ टीम इंडिया को पहला मुकाबला खेलना है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ये मुकाबला खेला जाएगा 7 फरवरी को और भारतीय समय अनुसार ये मुकाबला शाम को 7 बजे शुरू होना है। 6:30 बजे टॉस हो जाएगा। तो इस मुकाबले से जुड़ी हुई सारी चीजें हम यहाँ पर आपको बताएंगे, सारे अपडेट्स बताएंगे। तो एक तरीके से प्रीव्यू यहाँ पर करने वाले हैं इस मुकाबले का। लेकिन हाउस द जोश, खेमे में भी और स्टूडियो में भी किस तरीके का जोश है T20 वर्ल्ड कप को लेकर? नहीं, हमारा जोश तो कंट्रोल में है, लेकिन मुझे लग रहा है टीम इंडिया का जोश सही जगह पर है, जहां पर होना चाहिए। एक वर्ल्ड कप से पहले एक डिफेंडिंग चैंपियन का जोश जिस लेवल पर होना चाहिए उस लेवल पर है। और जोश के साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर, जोश होने का कारण जो होना चाहिए वो सही होना चाहिए। सिर्फ जोश से बात नहीं चलती। जोश में तो बैठते नहीं, जोश में तो यूएस भी है क्योंकि वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। हाँ। लेकिन जोश के साथ साथ आप डिफेंडिंग चैंपियन है जैसा कि आपने कहा, और दूसरी चीज ये कि जोश के साथ साथ आपका परफॉर्मेंस भी आपके जोश को बैक कर रहा है। तो ये मुझे लग रहा है कि टीम इंडिया के लिए इतना अच्छा स्टार्ट प्री टूर्नामेंट नहीं हो सकता है कि आप इतने अच्छे माइंडसेट के साथ, इतने अच्छे परफॉर्मेंसेस के साथ, हर डिपार्टमेंट में इतनी स्ट्रेंथ के साथ आप एक वर्ल्ड कप में एंटर कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि टीम इंडिया पिछले जितने भी वर्ल्ड कप्स हमने देखे हैं, मैंने 2011 50 ओवर वर्ल्ड कप की अगर बात करूं उसके अलावा मुझे सबसे ज्यादा बेटर प्रिपेयर्ड या सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग दावेदार है ना इस वर्ल्ड कप जीतने के लिए मुझे कभी नहीं लगी। मुझे सबसे बेस्ट टीम इन लास्ट जितने भी वर्ल्ड कप हमने खेले हैं, 2007 में तो हमें पता नहीं था हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, लेकिन आप फेवरेट्स के साथ साथ आप फेवरेट होकर मुझे लग रहा है कि आप इस वर्ल्ड कप को वाकई में जीत सकते हो। तो ये बहुत सॉलिड वो है टीम इंडिया की इस समय जो पोजीशन है, बड़ी तगड़ी है। जोश होना तो बिल्कुल लाजमी सा है जब आपके पास परफॉर्मेंस है। तो मुझे लग रहा है कि टीम इंडिया एकदम राइट फुट पे है, इसमें राइट फुट पे है यहाँ पर। और 4 मुकाबले खेलने हैं टीम इंडिया को ग्रुप स्टेज में। 7 फरवरी को आपको मैंने बताया यहाँ पर कि यूएसए के खिलाफ मुकाबला खेलना है। 12 फरवरी को नामीबिया से मुकाबला होने वाला है। 15 फरवरी को हाई वोल्टेज मैच है पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन होगा या नहीं होगा ये अभी तक आपको सब जानते हैं कि पता ही नहीं है किसी को होगा या नहीं होगा। और 18 फरवरी को टीम इंडिया नेदरलैंड्स के खिलाफ मुकाबला खेलती हुई नजर आएगी। तो शुरुआत में जो ग्रुप स्टेज के मुकाबले उन पे उतना ज्यादा बज़ यहाँ पर नहीं बनता है। हमने अक्सर देखा है, क्योंकि जब 20 टीमें खेल रही होती हैं वो एक चीज रहती है कि आपको नामीबिया या फिर यूएसए या नेदरलैंड्स के खिलाफ आपको लगता है कि ये थोड़ा सा आसानी वाला मुकाबला है, लेकिन यहीं पर आप अपनी प्रिपरेशंस जो है उसको और ज्यादा पुख्ता और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो यूएसए को भी यहाँ पर हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वहां पर भी आप देखेंगे कि ज्यादातर इंडियंस ही खेलते हुए नजर आने वाले हैं। ठीक है, उस तरीके की टीम वहां पर नजर नहीं आती है, लेकिन तैयारी के लिए समीप सर ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है कि आप सुपर 8 में जा रहे हैं, उससे पहले आप इस तरीके के मुकाबले भी खेल लें। आप अपनी प्रिपरेशंस जो है, आप अपना प्लेइंग 11 जो है उसको भी फिक्स कर लें। ठीक है, रिजल्ट मैं नहीं पूछूंगा कि आपको क्या लगता है इंडिया जीतेगी नहीं जीतेगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऑब्वियस है। हालांकि अनिश्चितताओं का खेल है, मैं अक्सर कहता हूं, सभी लोग कहते हैं, लेकिन स्टिल क्या ये प्रिपरेशंस के लिहाज से, प्लेइंग 11 को सेट करने के लिहाज से, आपको किसको कब रेस्ट देना है, उन सब चीजों के लिहाज से क्या मायने हैं इस मुकाबले के आपके हिसाब से? नहीं, मायने जो आपने जो बात की ये सारी प्रिपरेटरी बात है। ये आप तैयारियों की बात कर रहे हो, खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है। आप वर्ल्ड कप में एंटर कर रहे हो बॉस, आप वर्ल्ड कप का मैच खेल रहे हो, चाहे वो आप यूएसए के खिलाफ खेल रहे हो जी, चाहे आप यूएसए के खिलाफ खेल रहे हो, चाहे आप लगा लो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे हो। अच्छा जी, मैं सबसे स्ट्रॉन्ग टीम ढूंढ रहा था। तो आप चाहे मिनोस के खिलाफ खेल रहे हो या आप बिग 4 या बिग 2 के खिलाफ खेल रहे हो, आपका अप्रोच अब सेम रहने वाला है।
आप बेस्ट 11 के साथ उतरोगे। अब हमें अमेरिका के खिलाफ ये मुकाबला खेलना है, हमें अपने बेस्ट 11 के साथ उतरना है, अपने बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ उतरना है। और आपको ये भूल जाना है, और मुझे पूरा यकीन है कि टीम इंडिया ये सोच के नहीं जाएगी इस मैच में, पहले मैच में, कि हम यूएसए के खिलाफ खेल रहे हैं, ये तो कमजोर टीम है जी। इसने पिछले 2024 वर्ल्ड कप से अगर देखें, पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा उलटफेर उन्होंने जरूर कर दिया था पिछले वर्ल्ड कप में, लेकिन उसके बाद देखें आप नेपाल से 3-0 हार चुके हो, नेपाल से, है ना। और जो जीत आई है आपकी ओमान जैसी टीम के खिलाफ आया, तो आपका परफॉर्मेंस या उन खिलाड़ियों का जो एक्सपोजर है वो कुछ भी नहीं है यूएस के खिलाड़ियों का। वो नौकरियां करते हैं, वर्ल्ड कप से ठीक पहले असेंबल होते हैं, आईसीसी थोड़ा पैसा देती है तो उससे उनका क्रिकेट चल रहा है, तो वो इकट्ठे होकर सब कैरेबियन और हिंदुस्तानी मुल्क के खिलाड़ी यहाँ पर आ गए हैं। तो वो कमजोर टीम है, लेकिन टीम इंडिया का अप्रोच ये नहीं रहेगा और ना रहना चाहिए कि हम यूएसए के खिलाफ खेल रहे हैं। वो जो है ना कि हम अपनी बेस्ट 11 देख लें और वो सब देख लिया टीम इंडिया ने। आप जाओगे, जैसे आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उतरने वाले हो ना, आप उसी तरीके से यूएस के खिलाफ उतरोगे। हम यूएस की टीम के बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन छोटी टीमें जो होती हैं उनके खिलाफ आप जीत रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप किस तरीके से जीत रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली, बिल्कुल। आप अमेरिका के खिलाफ, यूएस के खिलाफ खेल रहे हो, जब इटली के खिलाफ खेल रहे हो या नीदरलैंड्स या नामीबिया के खिलाफ खेलोगे, तो आपकी जीत किस तरीके की आ रही है वो ज्यादा मायने रखती है। उससे ये पता चलता है कि इस टीम में इतना दमखम है कि छोटी टीम इनके सामने खड़ी नहीं हो सकती। आपने हर छोटी टीम के खिलाफ एक स्टेटमेंट जारी करना, एक बयान देना है जी, ये लो हम इंडिया है, हमसे पंगा नहीं। मतलब बड़ी बड़ी जीत दर्ज करना जरूरी है, वन साइडेड विन्स आनी चाहिए। भाई साहब, यूएस के खिलाफ फाइट नहीं दिखना चाहिए कि यूएसए फाइट कर गई आपसे, इंडिया को क्लोज विन मिल गया जी, ना। छोटी टीमों के खिलाफ बड़ी जीत जरूरी है। तो ये पहला मैच सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर आप कई बार क्या होता है, आप बहुत अच्छा आ रहे होते हो, कई बार आप पहले मैच में गाड़ी आपकी पटरी से उतर जाती है, फिर पूरे टूर्नामेंट में आप गाड़ी को पटरी में चढ़ाने की कोशिश करते रहते हो, क्योंकि सडनली आप क्या होता है कि क्लोज विन मिला, आपके कुछ डिपार्टमेंट चले नहीं, आप हारते हारते बचे। यूएस के खिलाफ इतनी कमजोर टीम थी और अब आप घबरा से गए, आपका कॉन्फिडेंस जो था वो शेक हो गया, क्योंकि आपको ये लगने लगा कि हमारी जो प्रिपरेशन थी वो राइट डायरेक्शन में थी या नहीं थी। सेल्फ डाउट आ जाता है। बिल्कुल। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। आपको बड़ी जीत यूएस के खिलाफ आनी चाहिए, एक स्टेटमेंट भी जाना चाहिए, और दूसरी चीज ये है कि आप यूएस जैसी टीम को ये भी बताएं कि आप इंडिया हो जी, आप इंडिया हो और आप वर्ल्ड की नंबर 1 टीम हो और आप घर पर खेल रहे हो। और मुझे लग रहा है कि वो जो तैयारियों का टाइम था वो खत्म हो चुका है, अब पंच मारने का टाइम आ गया, नॉकआउट करने का टाइम आ गया। बिल्कुल। तो सम अप ये वाली बात को कि सारी टीमों को 7 फरवरी को यानी कल बता दो कि इंडिया आ गई है, इंडिया है। बिल्कुल, यहाँ पर ये स्टेटमेंट देना जरूरी है। अब हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की अगर हम बात करें तो उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। टीम इंडिया और यूएसए के बीच में एक ही मुकाबला हुआ है T20I का, वो 2024 के वर्ल्ड कप में हुआ था जिसको इंडिया ने जीता था। उस मुकाबले का भी जिक्र करेंगे और जिक्र करेंगे वार्म अप मैच का भी जो यूएसए ने इंडिया ए के खिलाफ खेला है। अब से कुछ ही दिन पहले जो मुकाबला खेला था, जो आपने कहा बड़ी जीत दर्ज करने वाली बात की आप एक स्टेटमेंट दें, इंडिया ए के खिलाफ तो शायद वो थोड़ा सा अधूरा रह गया। ठीक है, वहां पे टीम इंडिया ने कुछ 235-40 ऑड रन्स कर दिए थे और यूएसए से 200 रन खा भी लिए थे, तो वो स्टेटमेंट शायद नहीं किया, और उसमें भी एन जगदीशन का शतक आया था वहां पे। तो चीजें कहीं ना कहीं इंडिया ए है, हालांकि इंडिया और इंडिया ए में बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको नजर आएगा, बट स्टिल 200 रन आपने खाए थे उसी टीम के खिलाफ अभी वार्म अप मैच में। तो क्या वो भी एक थोड़ा सा फैक्टर रहने वाला दिमाग में? नहीं, मेरे को नहीं लगता ये फैक्टर हो सकता है। यूएस को थोड़ा कॉन्फिडेंस दे दे, लेकिन हाँ, यूएस के लिए, हाँ, यूएस को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देगा कि आप इंडिया ए के खिलाफ, क्योंकि इंडिया की आप ए बी सी डी से भी खेलोगे तो यूएस को आप पटक दोगे, क्योंकि यूएस की टीम में वो ज्यादातर खिलाड़ी हैं जो इंडिया के लिए खेले लेकिन अंडर 19 से आगे नहीं निकल पाए। तब कोई यूएस चला गया तो कोई कहीं चला गया, तो इस तरीके से कोई ओमान से खेल रहा है, कोई सब स्टेट लेवल में खेले हुए प्लेयर्स हैं। आपको माफी चाहूंगा, रोक रहा हूं। इंडिया ए का भी जो मुकाबला हुआ था उसमें तिलक वर्मा भी थे, उसमें नमन धीर, रियान पराग, एन जगदीशन, तो इस तरीके के खिलाड़ी थे उसमें जो नॉन फेसेस हैं। तिलक वर्मा वापसी कर रहे थे, अपनी फिटनेस चेक कर रहे थे वो। तिलक वर्मा ने 100% नहीं झोंका होगा अपने आप को, आई एम श्योर। तो वो ठीक है, रियान पराग भी इंजरी से वापस आ रहे हैं, लगातार एनसीए में ही है पिछले 2 साल से, मुझे जहां तक मालूम है। उन्होंने नया घर बनाया है एनसीए में, है ना, तो एनसीए में ही रहते हैं रियान पराग भी, नहीं तो उनका T20 टीम में तो वो चैन के दौड़ में थे वो। लेकिन कहने का मतलब ये कि यूएस को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ सकता है कि आपने इंडिया ए के खिलाफ 200 रन बनाए जी, लेकिन ये कॉन्फिडेंस पहले ही ओवर में खत्म हो सकता है और इंडिया खत्म कर देगी, क्योंकि आपके पास जो प्लेयर्स है ना, आप इस कॉन्फिडेंस, क्या होता है ना, छोटी टीमें क्या होती है, आप उनको चढ़ने दोगे ना, क्योंकि इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं। यूएस जब मैदान में उतरेगी इस मैच में पहले दिन इंडिया के खिलाफ, वर्ल्ड कप का उनका जो पहला मुकाबला इंडिया के खिलाफ 7 फरवरी को, तो
यूएस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, उन्हें पता है हम एंजॉय करने आए हैं, और हमने अगर अपसेट कर दिया तो वाह वाह हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी। यूएस में भले ही बात ज्यादा हो ना हो, क्योंकि यूएस में क्रिकेट अभी इतना पॉपुलर हुआ नहीं, लेकिन इंडिया में तो गली गली में जो है आपकी चर्चा होगी कि भाई यूएसए से हार गए। तो उस टीम के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आप देखना पहले 2-3 ओवर में ही यूएस को इतना आप पीछे धकेल दोगे, हमारे और उनमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। और फिर जब आप पीछे धकेल देते हो ना छोटी टीमों को, तो वो सरेंडर कर देते हैं। बड़ी टीमें सरेंडर नहीं करती। आप ऑस्ट्रेलिया को आप अपने पहले 20 ओवर आपने मालूम चला बैटिंग की या बॉलिंग की, आपने पूरे 20 ओवर दबा के रखे, लेकिन ये मतलब नहीं है कि अगले 20 ओवर में ऑस्ट्रेलिया आप पे नहीं चढ़ेगी और आपको हरा नहीं देगी। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ आप श्योर नहीं हो सकते। इन छोटी टीमें सरेंडर भी कर देती हैं। छोटी टीम में बोला यार निकल गया मैच, छोड़ो, एंजॉय करो, मैच खत्म करो, घर चलो। तो ये है, आप मुझे लग रहा है कि फर्स्ट 4-5 ओवर्स में इंडिया जो है इस मैच को थैंक यू वो कर देगी, वेरी मच कर देगी। जी जी जी। प्लेइंग 11 पे कूदा जाए फिर थोड़ा सा, प्लेइंग 11 पे कूद जाओ आप। कि क्या कुछ रहने वाला है इस मुकाबले के लिए। प्लेइंग 11 किस तरीके की होने वाली है इंडिया की, उस पर अगर वानखेड़े का मुकाबला है, वानखेड़े का मुकाबला है, और लाल मिट्टी, लाल मिट्टी की लाल। तो हम आपको बता दें यहाँ पर इंडिया की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। उसमें अभिषेक शर्मा डेफिनेटली ओपन करते हुए नजर आएंगे, साथ में ईशान किशन आपको ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। संजू सैमसन को बाहर बैठना पड़ सकता है। अब ये बात लगभग तय हो गई थी जब न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी T20I मुकाबले में ग्लव्स भी छीन लिए गए थे संजू सैमसन से। तो ईशान किशन ओपनिंग भी करेंगे और विकेट कीपिंग भी करते हुए नजर आएंगे। अभिषेक शर्मा होंगे साथ में। नंबर 3 पर सूर्य कुमार यादव। अब तिलक वर्मा भी नंबर 3 पर हो सकते हैं, क्योंकि लेकिन टॉप 3 आपके लेफ्टी हो जाएंगे, तो सूर्य कुमार यादव आपको हो सकता है नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। उसके बाद तिलक वर्मा है। हार्दिक पांड्या इस टीम के एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट हैं। रिंकू सिंह, शिवम दुबे, अक्षर पटेल इस टीम के उपकप्तान भी हैं। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती यहां पर आपको इस प्लेइंग 11 में नजर आ सकते हैं। तो यही प्लेइंग 11 आपको भी लग रहा है कि स्टार्टिंग में और पूरे वर्ल्ड कप में जो आपको लगभग प्लेइंग 11 होगी वो इसी तरीके की नजर आएगी। इसमें शायद अभी कुलदीप यादव को बाहर बैठना पड़े, हर्षित राणा को थोड़ा सा वेट करना पड़े, संजू सैमसन की जगह नहीं बन रही है, और जगह नहीं बन रही है वॉशिंगटन सुंदर की भी। तो ये 4 खिलाड़ी आपको लग रहा है बाहर ही बैठेंगे, या आपको लग रहा है एक आध इनमें से अंदर आ सकता है? अभी तो नहीं लग रहा मुझे। आपने जो टीम बताई है संभावित 11, वही संभावित 11 मुझे दिख रही है कि यही मैदान में उतरने वाली है, क्योंकि ये सेट की गई है। जी, ये ऐसा नहीं है कि ये आप इसमें कोई नया परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन जो है ट्राई करेंगे। आपने पिछले लगातार जितनी भी सीरीज के लिए आपने एक सेट फॉर्मूला ढूंढने की कोशिश की 3 सीरीज से। एग्जैक्टली। तो आपने वो सेट फॉर्मूला ढूंढा है जी। आपने कई सारे, जैसे मैथ्स का एक जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हो, तो बहुत सारे पन्ने आपके कैलकुलेशंस में, रफ पेजेस में आपके यूज होते हैं जी। उन पन्नों को आप एग्जाम में लगाते भी हो कि मैंने इतने कैलकुलेशंस भी किए। उस सोल्यूशन के लिए आपने 4 पन्नों का कैलकुलेशन किया, उसके बाद आपको जाके हेंस प्रूव्ड मिल गया, आपको ना आंसर मिल गया उसका। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड। हाँ, अच्छा होता है क्या? तो ठीक है। तो जो ये जो हुआ ना, तो ये आपको जो सोल्यूशन मिला है ये आपको बहुत मेहनत करके मिला है। तो इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। आपने संजू सैमसन, अगर आज आपने बाहर बैठने की बात की, तो 5 मैचेस के बाद, जी बिल्कुल, है ना, 5 मैचेस उनको दे दिए गए। तो मुझे लग रहा है यही 11 होगी। और इसके अलावा मुझे लग रहा है कि गौतम गंभीर को, चाहे वो यूएस के खिलाफ खेल रहे हो, क्योंकि आप देखो, आप जब ग्रुप स्टेज में खेल रहे हो, एक पाकिस्तान है, वो भी खेलेगी कि नहीं पता नहीं, अभी तक उन्होंने बोला हुआ हम नहीं खेलेंगे। बाकी सारी टीम मिनोज हैं, छोटी टीम है, नामीबिया है, नीदरलैंड्स है, यूएस के अलावा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्सपेरिमेंट करते जाओ और वर्कलोड मैनेजमेंट करो, क्योंकि अगर आप डेट्स देखो, 7 के बाद 12 को मैच है ना, 12 को, फिर 15 को मैच है, फिर 18 को, फिर 18 को। तो मैसिव गैप्स हैं। एक 2020 मैच 3.5 घंटे का एक मैच है, उसमें आप कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर देखो, नोवाक जोकोविच हो या फिर अभी जो हाल में ऑस्ट्रेलियन ओपन का सेमीफाइनल था, कार्लोस अल्कराज और ज़वेरेव के बीच में, 5.5 घंटे का मैच चला है दोस्त, और हर पल वो दौड़ते रहे कोर्ट में। मतलब कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। 5.5 घंटे आप टेस्ट मैच में भी नहीं दौड़ते हो, और दौड़ के आप रेस्ट ले लेते हो, ओवर्स के बीच में ड्रिंक्स मिलता है। तो वो बंदे 5.5 घंटे दौड़ते रहते हैं, उसके बाद भी वो 2 दिन के रेस्ट के बाद सेमीफाइनल के 2 दिन के बाद, 1.5 दिन के बाद तो जोकोविच आ गए, रात को मैच हुआ। तो ये है कि इसमें ऐसा कोई रिकवरी, कहने का अब कॉन्टेक्स्ट ये है इसका बोलने का, कि आपको इतना लंबा टाइम 2020 खेलने के बाद रिकवरी की जरूरत नहीं है, अनलेस आप इंजर्ड हैं। इंजरी है तो अलग बात है, आपके बड़े लंबे गैप्स हैं। 7 के बाद आप 12 को खेल रहे हो, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 4 दिन के रेस्ट के बाद आप अगला T20 मैच खेल रहे हो, तो आप कंप्लीटली रिकवर्ड हो। बिल्कुल, है ना। आप ये रिकवरी वाली जो बात होती है कि भाई आप बैक टू बैक 3 मैचेस खेल रहे हो, तो समझ में आता है कि आपने वर्कलोड मैनेजमेंट कर दिया। तो यहाँ पे वो गौतम गंभीर वर्कलोड मैनेजमेंट ना करे जस्ट बिकॉज की एक छोटी टीम है। भाई छोटी टीम के खिलाफ अगर बुमराह खेलते हैं, ठीक है,
आ रहे हो आप, आ रहे हो मुद्दे पे आ रहे हो आप, हाँ और नाम लेके आ रहे हो। हाँ। मैं उसी पे ही आ रहा था। उसी पे आ रहे थे। जी जी। चलो आओ, क्या बोलना चाह रहे थे? मतलब सर वर्कलोड मैनेजमेंट का, जैसे ही वर्कलोड मैनेजमेंट की बात आती है नाम जसप्रीत बुमराह का ही आएगा सर। हाँ। और मैंने पहले भी जिक्र किया था 21 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला T20I मुकाबला खेला था भारत ने। उससे पहले जसप्रीत बुमराह ने 19 दिसंबर को मुकाबला खेला था, यानी कि 1 महीना और 2 दिन के गैप के बाद जसप्रीत बुमराह मैदान पर वापस आए थे। ना विजय हजारे ट्रॉफी का कोई मुकाबला खेले थे और 21 जनवरी को भी सिर्फ 3 ओवर डाले अलग अलग स्पेल में, उसके बाद अगले मैच से रेस्ट ले लिया। तो जसप्रीत बुमराह के लिए ही ये सवाल उठता है कि आप चॉप एंड चेंजेस करते हो, टीम में आप कुछ काट छाट करते हो और आप हर्षित राणा को खिला देते हो, और ये चीज होती है छोटी टीमों के खिलाफ। आप अक्सर देखते हो कि जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहे हैं जी, क्यों रेस्ट कर रहे हैं, उसी चीज को लेकर सवाल था। नहीं यार, एक बात आप भी जानते हो चिराग, और मैं भी जानता हूं कि आप बाहर बैठोगे तो आप रस्टी हो जाओगे। बिल्कुल। आप जब तक लगातार खेल रहे हो, आज अब जब हमने आज एक प्रीव्यू शो वो शुरू एशिया किया, कप में हुआ भी था बाय द वे। हाँ नहीं अभी भी हो रहा है। आज जब हमने बातचीत शुरू की, शुरुआत में हम जब आते हैं, हमें बोलने में, हमारी फ्लो आने में भी हमें 2-4 मिनट लगते हैं, है ना। स्टार्टिंग में थोड़ा फंबल करते हैं, थोड़ा सा वर्ड्स में हम स्ट्रगल करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम भी लय पकड़ते हैं बोलने में। जबकि बैठ के हमने सिर्फ सोचना है और बोलना है, तब भी हमें लय पकड़ने में टाइम लगता है। अब आप बात कर रहे हो खेलने की, जहां पे आपको दौड़ना है, आपको एग्जीक्यूट करना है, लाइन और लेंथ, आपको 150 चीजें एक साथ करनी है, तो वो तो आपको लय में रखने की बहुत जरूरत है। और आपने जो बुमराह की बात की, बुमराह ही एक इश्यू है। अगर बुमराह को इंजरी नहीं है तो गौतम गंभीर कृपया जो है उनको कोई रेस्ट ना दें, क्योंकि आप देखो आकाश चोपड़ा से जब बात हुई थी, मैं कई बार उनका एग्जांपल ले चुका हूं, उन्होंने कहा कि एक्स फैक्टर में वो बुमराह को नहीं रखते, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक बयान है कि आकाश चोपड़ा कह रहे हैं कि मेरा एक्स फैक्टर नहीं है इस समय बुमराह, क्योंकि बुमराह जो है टेपर ऑफ हो गए। टेपर ऑफ होने का कारण क्या है, क्यों उनका प्रदर्शन नीचे जा रहा है, क्योंकि आप उनको रेस्ट बहुत दे रहे हो बिना इंजरी के। आज मैं जो बात कह रहा था, अब उसको आगे अगर मैं बढ़ाऊं, आप यूएसए के खिलाफ खेल रहे हो, आप नामीबिया के खिलाफ खेल रहे हो, ठीक है, आप रेस्ट दोगे तो जंग लगने के ज्यादा आसार होते हैं। आप अगर नामीबिया के अगेंस्ट खेल रहे हो, 4 ओवर आपने किए, 4 ओवर में आपने 12 रन दिए और 5 विकेट लिया, वो ज्यादा बेटर है या होटल में बैठ के या ड्रेसिंग रूम में बैठ के मैच देखना ज्यादा बेटर है? आराम कर रहे हो और है ना, सर खुजा रहे हो, हा कर रहे हो, कॉफी पी रहे हो, वो ज्यादा अच्छा है कि मैच खेल के 5 विकेट लेना 4 ओवर में और उसके बाद रेस्ट करना? आप किस कॉन्फिडेंस से जाओगे? लाइन और लेंथ आपने पकड़ ली, आपके कंधे बिल्कुल स्मूथ हो रखे हैं, आपकी बॉडी एकदम सही वेल ऑयल्ड है एकदम, आपके किसी जॉइंट में आपको स्टिफनेस नहीं है, तो ये जरूरी है कि आप हर मैचेस खिलाएं, रेस्ट बहुत है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि देखो बुमराह पिछले कई सीरीज में अपने पीक में शायद एक आध मैच में दिखा। अगर बुमराह ने पिछले 15 मैचेस खेले ना, 15 में से 13-14 मैचेस में बुमराह ऑफ कलर ही दिखे हैं ऑलमोस्ट। आखिरी मैच का एग्जांपल ले लो, 4 ओवर में 57 रन दिए, कोई विकेट नहीं लिया। एक ओवर में तो कितने 20-22 रन खा गए, 20-22 रन खा गए, छक्के चक्के खा गए थे। लोग जितने फैंस हैं वो चिंतित थे भाई, पूछ रहे थे हमसे लगातार बुमराह को हो क्या गया है, हर गेंद में छक्के खा रहा है। छक्के इसलिए खा रहा है क्योंकि रेस्ट वो बहुत कर रहा है, जंग लग रहा है, रस्टी हो रहा है। तो बुमराह को रेस्ट ना दे, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करोगे कि जाके सुपर 8 में सीधा भाई जो है रॉकेट बन जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। रॉकेट उन्हें नामीबिया और नीदरलैंड्स के खिलाफ विकेट्स लेके बनेंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस आएगा। बिल्कुल। और वो लाइन और लेंथ पकड़ेंगे, उन्हें पता है ये बॉलर मार नहीं सकता। गलत डिलीवरी में भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो आप जान लोगे यार गलत किया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करता तो हेड ने छक्का लगा देना था इसको, है ना। मिचेल मार्श ने इसको बाहर पहुंचा देना था, क्विंटन डिकॉक ने इसको स्टैंड पे मार देना था इस बॉल को, ये इसके लगी नहीं, इसके विकेट कीपर के पास चलेगी। यू नो इट कि खराब बॉल डली, बच गया। आप वो डिलीवरी नहीं करोगे, लेकिन क्या होगा जब आप रस्टी हो, वो खराब बॉल आप सीधा जाकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करोगे, हेड ने सीधा टांग देना है स्टैंड्स पे, गया कॉन्फिडेंस, बिल्कुल छक्का खा गए, कॉन्फिडेंस गया। तो वो आपने लय जो थी आपने खो दी, क्योंकि आपको लय हासिल करने का, आपने कहा ना कि छोटी टीम के खिलाफ हम एक्सपेरिमेंट और ये एक बड़ा एक्सपेरिमेंट है कि आप बुमराह को रेस्ट मत देना, बुमराह को लय पकड़ने देना, प्रॉपर बुमराह को वापसी करने देना। बुमराह बहुत बड़ा प्लेयर है ना, मैंने और आपने बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स देखे हैं पिछले इतने सालों में, लेकिन ठीक है आप एक लेवल तक अपना परफॉर्मेंस रेज कर सकते हो। बुमराह एट विल अपना परफॉर्मेंस रेज कर सकता है ना। वो जैसे गाड़ियों में होता है ना, रैली में 4 व्हील चलाना है, 2 व्हील चलाना है, जब चाहे आपने गियर चेंज किया और 4 व्हील ड्राइव बन गए। बुमराह बन जाते हैं 4 व्हील ड्राइव, लेकिन 4 व्हील ड्राइव में कई बार क्या होता है, 2 व्हील चलाते चलाते आपका जो गियर लिवर है वो जाम हो जाता है, फिर आपका लग नहीं रहा 4 व्हील, लगता है फिर बड़ी मुश्किल से लगा। तो इनका भी वही हो रहा है, उनको अपने पीक में जाने में टाइम लग रहा है। और कई बार क्या हो रहा है कि एक मैच में पीक के आधा अधूरा है, अगले में आए तब तक टूर्नामेंट ही खत्म हो गया। बुमराह को लगातार खिलाना गौतम गंभीर, वरना
हो सकता है कि आपको एक 100% वाला जसप्रीत बुमराह ना मिले, एक रस्टी जसप्रीत बुमराह के साथ आप नहीं खेलना चाहोगे। एग्जैक्टली चलिए थोड़ा सा अब चलते हैं हम यूएसए की टीम की तरफ यहाँ पर और आपको थोड़ा सा एनालिसिस बताते हैं कि क्या कुछ यूएसए की प्लेइंग 11 यहाँ पर क्या हो सकती है। तो संभावित प्लेइंग 11 की बात करें तो स्टीवन टेलर और शयान जहांगीर यहाँ पर ओपन करते हुए नजर आ सकते हैं। नंबर 3 पर मोनांक पटेल इस टीम के कप्तान भी हैं, विकेट कीपर भी हैं। इसके अलावा एंड्रिस गॉस, मिलिंद कुमार, संजय कृष्णमूर्ति, हरमीत सिंह, जस्सी सिंह, निचकुश केनिगजे यहाँ पर होंगे। इसके अलावा सौरभ नेत्रवलकर और अली खान। अब यहाँ पर आपको ज़्यादातर नेम्स जो हैं वो फेमिलियर से ही नज़र आएंगे, एक जैसे ही नज़र आएंगे, लेकिन सबसे बड़े खतरे की अगर बात करें, पोटेंशियल थ्रेट्स की हम बात करें तो वो ज़रूर रहने वाले हैं मिलिंद कुमार भी, जो कि मोनांक पटेल जो कि कप्तान है और विकेट कीपर भी हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है उनको यहाँ पर। नेत्रवलकर भी तो अच्छा प्लेयर है। नेत्रवलकर पर भी मैं आ रहा था और यूएसए में खेले थे पिछली बार इंडिया के खिलाफ। हम बोल रहे थे मुंबई का लड़का है और क्या गेंदबाजी कर रहा है। अब मुंबई का लड़का मुंबई में ही खेलने वाला है और इंडिया के खिलाफ ही खेलने वाला है। और आप सभी अगर भूल गए हैं तो मैं याद दिला दूं, सौरभ नेत्रवलकर जब पिछली बार इंडिया के खिलाफ उतरे थे, रोहित शर्मा को 3 रन पर आउट कर दिया था और विराट कोहली को पहली ही गेंद पर गोल्डन डक का शिकार उन्होंने यहां पर बना लिया था। सौरभ नेत्रवलकर टीम इंडिया के लिए क्या खतरा हो सकते हैं। दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव पहली बॉल में छक्का खाएंगे, दूसरी बॉल में भी छक्का खाएंगे। नहीं, विराट कोहली और रोहित शर्मा को आउट कर दिया तो उनके कंपैरिजन में तो अब अभिषेक शर्मा और ईशान किशन खतरनाक है भाई। ये अभिषेक और ईशान किशन है ना, ये बड़े डेडली प्लेयर हैं भाई। नेत्रवलकर की नेत्र खोल देंगे ये नहीं, ये रोहित और विराट पुराने जनरेशन के प्लेयर थे, ये रेस्पेक्ट भी दे लेते थे। और रोहित ने अपना गेम चेंज किया था। रोहित ने तो देखो पिच भी उस तरीके की नहीं, अब पिच भी ऐसी नहीं थी एग्जैक्टली। और रोहित ने तो ये एक तरह से अपने पे ओनस लिया था ना कि मैं एग्रेसिव खेलूंगा, क्योंकि 22 में हारने के बाद से आपने लगातार जो वो अप्रोच अपनाई थी कि हम विल गो बैंग बैंग बैंग, हम एकदम अटैकिंग आक्रामक क्रिकेट खेलेंगे, तो उसकी शुरुआत रोहित शर्मा ने की थी, लेकिन रोहित से वो होता नहीं था। रोहित कभी भी अभिषेक शर्मा नहीं बन सकता ना है वो, ठीक है, वो ईशान किशन भी नहीं है। ये जो नए यंगस्टर्स हैं, ईशान किशन हो, हार्दिक पांड्या हो, ये तो भैया छक्के चौके ऐसे लगाते हैं, मतलब बेरहमी से। तो वो नेत्रवलकर की है ना, वो नेत्र जो है वो ऐसा ना हो कि बॉल डालें और नेत्र जो है वो स्टैंड की तरफ ही जा रहे हैं, ऐसे ही देख रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस चश्मा, बोले मेरे को दूर का दिखाई नहीं दे रहा है, चश्मे की जरूरत है उनको। हो सकता है इस बार ये पता चल जाए कि उनकी लॉन्ग डिस्टेंस का विजन जो है थोड़ा सा खराब है या ठीक है, उनको पता चल जाएगा, क्योंकि स्टैंड में बहुत ढूंढनी पड़ेगी गेंद उनको। ये मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। मुझे डर लग रहा है बट टू बी ऑनेस्ट नहीं, मेरे को नहीं डर लग रहा है यार। अभिषेक से ना मैं बता रहा हूँ कि दोनों तरफ लहराते हैं बहुत। अरे लहरा सब लहर जाएंगे यहाँ पर, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभिषेक ने जो लहराना है ना और किशन जो लहरा रहे हैं, ये नेत्रवलकर डरा हुआ होगा यार, इनसे कहीं मार खा गए ना, वो हंस रहे होंगे आपस में जब ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे ना, तो आपस में दोस्त बोल रहे होंगे बच के अभिषेक से ऐसा ना हो तो पहले ओवर में 6 छक्के खा जाए। वो अंदर से फियर है इन दोनों का, हो सकता है आउट हो जाए, लेकिन मुझे 99% मैं श्योर हूँ कि अभिषेक और ईशान किशन ने क्या बोलते हो कपड़े फाड़ देने, धागा खोल देना है, धागे खोल देने और धागे खोल देने। ये हम जो सोशल मीडिया पर पढ़ते हैं, मजाक में हम बात करते हैं कि दानव है एसआरएच के दोनों, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन, बीस्ट है ये, तो वहां पर डेफिनेटली। लेकिन सौरभ नेत्रवलकर के लिए भी मुझे लगता है ये डिफरेंट जनरेशन है, ये इस टेम्पलेट में ये 250 के स्ट्राइक रेट से खेलने वाले नेचुरल बैट्समैन है दोस्त। एग्जैक्टली, इनको अपना गेम रेज नहीं करना पड़ता 200 के स्ट्राइक रेट से खेलने के लिए। रोहित को अपना गेम रेस करना पड़ता था कि मैं आज 160-80 के स्ट्राइक रेट से खेलूं, क्योंकि उनका नेचुरल गेम 140-150 के स्ट्राइक रेट वाला था। विराट का 120-125 का था, बहुत तेज खेलते थे तो 160-180, उनको रेस करना पड़ता था। ये रेस करते हैं तो 300 पे चले जाते हैं, ये 300 के स्ट्राइक रेट से 80 रन बनाते हैं, है ना, 30 गेंदों में 80 है ये लोग। तो इनका नेचुरल जो इनका जो टेम्पलेट है ना, ये वो है कि ये 200-220 के स्ट्राइक रेट से नेचुरली खेल रहे हैं, इनका गेम ही वही है। एग्जैक्टली और सौरभ नेत्रवलकर भी डर रहे हैं, पुराने जनरेशन के सौरभ नेत्रवलकर भी वो नए खिलाड़ी नहीं है, वो पिछले जनरेशन के ही है वो। बिल्कुल, वो हो सकता है रोहित विराट से जितना डर रहे थे उससे ज्यादा डर रहे हो अब इनको गेंद डालने के लिए, ये बात भी हो सकती है। हाँ, अंदर से मतलब फियर तो है ही है, ये दोनों ने फियर तो कर दिया यार। आज आप बिलीव नहीं करोगे, मैं ऑस्ट्रेलिया में अपने दोस्तों से बात करता हूँ या जो मेरे विदेश में दोस्त हैं, मैं इसलिए यहाँ पर विदेशों का नाम ले रहा हूँ क्योंकि भाई जो दोस्त क्रिकेट नहीं देखते वो अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की बैटिंग देखने के लिए बैठे हुए थे इस बार। और ऐसे हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं आज बाहर फोन लगा, मेरी दोस्त से बात हो रही थी जो इंडिया के बाहर रहते हैं, वो बोल रहे हैं हम अभिषेक की बैटिंग देखने के लिए हम पूरा परिवार बैठ जाते हैं, बाप बेटे सब बैठ जाते हैं कि अभिषेक की बैटिंग देखनी है यार, ये बड़ा तगड़ा प्लेयर है। तो वो उस लेवल का प्लेयर वो ऑलरेडी बन चुका है।
एग्जैक्टली तो बहुत मजा आने वाला है इस मुकाबले में। थोड़ा सा मैदान की तरफ चलते हैं, पिच की तरफ चलते हैं, स्टैट्स की तरफ यहाँ पर चलते हैं। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ये मुकाबला खेला जाएगा और आप सभी लोग जानते हैं, आपने पहले भी देखा है, पिच बल्लेबाजों के लिए तो बल्ले बल्ले रहती है। यहाँ पर जिस तरीके से पिच का मिजाज है, खूब रन यहाँ पर बनते हैं और आप एक बार फिर से एक हाई स्कोरिंग मुकाबला यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शुरुआत में तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद जरूर मिलती है, लेकिन टॉस यहाँ पर बात करने की जरूरत ही नहीं है। जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले गेंदबाजी करने का ही फैसला लेगी, क्योंकि ड्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि पूरे वर्ल्ड कप में यहाँ पर रहने वाला है। इसके अलावा स्टैट्स की बात करें तो 13 T20I मुकाबले कुल खेले गए हैं मुंबई के वानखेड़े मैदान में। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 6 मुकाबले जीते हैं, 7 मुकाबले पहले यहां पर बॉलिंग करने वाली टीम ने, गेंदबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं। एवरेज स्कोर फर्स्ट इनिंग्स का यहां पर 178 रन का है और सेकंड इनिंग्स का एवरेज स्कोर जो है वो 156 यानी कि 156 रनों का है। हाईएस्ट टोटल, अब यहां पर आप गौर कीजिए, हाईएस्ट टोटल जो इस मैदान का है वो 247 रन है, 247 इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ बनाया था 2025 जनवरी में, जो 5 T20I मैचों की सीरीज हुई थी। लोएस्ट टोटल की बात करें तो वो 80 रन का है, वो इंडिया वुमेन ने बनाया था इंग्लैंड वुमेन के खिलाफ। और हाईएस्ट स्कोर जो चेज हुआ है वो इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2016 में किया था 230 रन का। अब यहां पर समीप सर, ये मैदान के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, वन ऑफ द फेवरेट ग्राउंड्स आपका। आप जितना इस मैदान के अंदर गए हैं, आपने मैचेस कवर किए हैं, उसके तो मैं आसपास भी नहीं हूँ बिल्कुल भी नहीं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे बहुत सारा फर्क ऐसे तो आप सचिन जितना वानखेड़े को जानता है उतना अभिषेक नहीं जानता है, लेकिन अभिषेक भी उतना ही यूज करना जानता है जितना सचिन जानता है। एग्जैक्टली, तो वो कोई बात नहीं। तो मैंने तो आंकड़े रख दिए आपके सामने। हाई स्कोरिंग मुकाबला होगा, ड्यू फैक्टर रहने वाला है। ड्यू की मैं बात ओवरऑल वर्ल्ड कप के नजरिए से करना चाहता हूँ। कितना इंपैक्ट आप मान रहे हो, क्योंकि इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। क्या इंडिया को भी इस चीज का नुकसान होगा अगर बाय चांस टॉस हारते हो, या आपको लगता है नहीं, उस तरीके की तैयारी हो गई है जो सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कैप्टन्स मीट में, कि अब ड्यू से उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हम पहले बल्लेबाजी करते हुए भी कॉन्फिडेंट हैं, पहले गेंदबाजी करते हुए भी कॉन्फिडेंट हैं। यार कितना भी कह लो जी, कितना भी कह लो, करना तो मुश्किल है बाद में बॉलिंग, ठीक है। और आप डे नाइट मैचेस में कुछ भी बात कर लो, आप चाहे यूएसए के खिलाफ खेल रहे हो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे हो, अगर आप बाद में बॉलिंग कर रहे हो तो आपको डिसएडवांटेज तो है, ठीक है। आपकी पिटाई होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और आपका कॉन्फिडेंस हाई है। आपने न्यूजीलैंड को बाद में गेंदबाजी करते हुए भी हराया, है ना। आपने पहले बैटिंग करते हुए बड़े रन बनाए, ठीक है। न्यूजीलैंड ने थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अपनी इंटेंसिटी भी लो कर दी थी और उस तरीके से वो जीतने की तरफ दौड़ भी नहीं रहे थे सीरीज के आखिरी में, तो थोड़ा सा वहां पे डिस्काउंट यहां पर देना पड़ेगा। लेकिन बाद में अगर आपको बॉलिंग करनी पड़ी ना चिराग, तो चिंता का विषय तो हमेशा बना रहेगा। तो इंडिया अगर भले यूएस के खिलाफ भी कल बाद में बॉलिंग कर रही है, टॉस हार के पहले बैटिंग करना उन्हें पड़ गया, तो उन्हें वही करना पड़ेगा कि पहले बना दो 270-280 रन, और हर मैच में ये करना पड़ेगा, क्योंकि ड्यू फैक्टर में कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। किसका बैट चल गया, 2020 में तो बल्ला घुमाएंगे और लगते चले गए आपके, यार बड़ी बात नहीं। और वानखेड़े में एक तो वैसी बैट पे गेंद आती है, उछाल है वहां पे, ठीक है, लाल मिट्टी है और ऊपर से हाई स्कोरिंग है, मैदान छोटा है, और वो ड्यू में गेंद स्किड भी करने लग गई, तो फिर बल्लेबाजी के लिए बहुत आसान हो जाएगी यार वहां पर। और वहां पर एक बार पड़ने लगे, यही चीज ईडन गार्डन्स में होने वाला है। जब ईडन गार्डन्स में तो मुंबई से भी 10 गुना ज्यादा ड्यू होगा, तो जब ईस्ट की तरफ आओगे तो मुंबई फिर भी ड्यू में थोड़ा सा इजी रहेगा आप पे, लेकिन ड्यू फैक्टर विल बी ए चैलेंज। क्योंकि अगर आप कहोगे ना कि इन मैचेस में बाद में बॉलिंग करने वाले, क्या यहाँ पे बराबरी है दोनों टीमों के लिए, तो लेवल प्लेइंग ग्राउंड नहीं है। बाद में बॉलिंग करने वाली टीम को पूरे टूर्नामेंट में डिसएडवांटेज होने वाला है। इसलिए आपने, अगर नहीं होता तो न्यूजीलैंड के खिलाफ आप ये रिस्क नहीं लेते सीरीज। आप भले ही आप 4-1 से जीते हो, लेकिन आपने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया, है ना। आपने 2-2 बार बॉलिंग की बाद में और मैचेस जीते। आपने क्यों किया ये? क्योंकि आप जानते हो कि बाद में बॉलिंग करना डिसएडवांटेज है, लेवल प्लेइंग ग्राउंड नहीं है। आपको अगर लेवल प्लेइंग ग्राउंड चाहिए तो आपको दिन में मैचेस खेलने पड़ेंगे, जो कि हो नहीं सकता। आपको नाइट में ही मैचेस खेलने, डे नाइट मैचेस ही खेलने। अब तो डे नाइट भी नहीं है, इवनिंग एंड नाइट मैचेस हैं। इनफैक्ट 7 से रात के 11 बजे तक के मैचेस हैं। तो इवनिंग एंड नाइट मैचेस है, डे नाइट तो 1 डेज में होते हैं, 1:30-2 बजे शुरू होते हैं, तो डे नाइट हो जाता है वो। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप बाद में बॉलिंग करोगे तो आपको बैक ऑफ द माइंड एक थोड़ा सा तनाव तो रहेगा बॉस, कि थोड़ा डिसएडवांटेज है। ऐसा ना हो कि 2-3 ओवर के बाद पिटने लग गए, दूसरी टीम को अगर अच्छा स्टार्ट मिल गया, पावर प्ले में आप विकेट नहीं ले पाए, यू आर इन फॉर ट्रबल। और खासकर सुपर 8 में जाके, सुपर 8 में आप अगर टॉस हारते हो और बाद में बॉलिंग करते हो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड के खिलाफ, वो तो बहुत जोर जोर से जो है
नाचने वाले हैं भैया, मजा आ गया। आज तो पहले हम लोग बॉलिंग कर लेंगे, बाद में इंडिया को हम वॉट लगाएंगे। बिल्कुल, वो कितने भी रन्स आप बना लो वो शायद फिर सेफ नहीं रहता है आपके लिए। ये एक बहुत बड़ी परेशानी रहने वाली है पूरे वर्ल्ड कप में। लेकिन टीम इंडिया के नज़रिए से अगर बात करें, कोई खामी, कोई परेशानी आपको नज़र आ रही है क्या? सूर्य कुमार यादव पे पूरा कॉन्फिडेंस अब आ गया है कि यार बंदा पूरे फॉर्म में आ गया है, कोई डाउट नहीं है। ईशान किशन नंबर 3 से नंबर 1 पर उठ के जाएंगे या 2 पे जाएंगे, क्या वो अपने आप को एडजस्ट करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी? किस तरीके से देखते हो ओवरऑल? जसप्रीत बुमराह भी एक कंसर्न। ईशान और अभिषेक आपके ओपन करने वाले हैं जी, और 3 नंबर पर तिलक वर्मा खेलेंगे। वो आपके फिर टॉप 3 लेफ्टी हो जाएंगे। इसीलिए बात चल रही है कि शायद सूर्य कुमार यादव पूरे टीम में 2 ही राइटी हैं, है ना? पूरे बल्लेबाजों में 2 ही राइट हैंडेड बैट्समैन है ना, एक सूर्य और एक हार्दिक। एक सूर्य और एक हार्दिक, बाकी तो सब लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। कमाल की बात है, हमारे पास लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन नहीं होते थे एक जमाने में, एक बड़े मुश्किल से मिलता था। आज पूरी टीम में राइट हैंडेड बैट्समैन नहीं है। सूर्य और हार्दिक के अलावा सब लेफ्ट हैंडेड है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तिलक ही आएगा नंबर 3 और कोई ऐसी एडजस्टमेंट प्रॉब्लम नहीं है। मुझे कोई डर नहीं है। और मेरा जो डर है कि आप बोल रहे हो ना बुमराह का फॉर्म थोड़ा सा ऑफ दिख रहा है, सूर्य का भी, कि क्या आ गए हैं वापस? सूर्य आ गया है। और क्या है कि आपको ये जो ग्रुप मिला है ना, आप कुछ भी कह लो, आप छोटी टीम से ही खेल रहे हो भले ही, लेकिन आप वर्ल्ड कप खेल रहे हो। और वर्ल्ड कप में जब आपके रन्स और विकेट्स आएंगे ना, तो वर्ल्ड कप में आ रहे हैं, वो वर्ल्ड कप मैचेस में आ रहे हैं, और आपका माइंडसेट वो बिल्कुल चेंज कर देंगे और आप रिदम पकड़ लेंगे, आप फॉर्म को पकड़ लेंगे। तो ये आपके लिए एक एडवांटेज है कि आप थोड़ी छोटी टीमों से खेल रहे हो, और ग्रुप स्टेजेस में जो आपके पर्सनली इंडिविजुअली जो प्लेयर्स थोड़ा बहुत इधर उधर 10-15% माइनस चल रहा था, उसको आप भरपाई कर सकते हो। तो यहाँ पे बुमराह भी अगले 4 मैचेस में अपने फॉर्म को लेकर आ सकते हैं। 4 या 3 पाकिस्तान खेलेगा मुझे लगता है, हो सकता है। लेकिन जो काम वो कर रहे हैं, शहबाज शरीफ ने कह दिया, मुझे लग रहा है कि शायद ना ही खेलें। उन्होंने स्थिति तो ऐसी बना ली है कि खेलेंगे तो नाक कटेगी, वैसी वाली स्थिति उन्होंने अपनी बना ली है। तो एनीवे, तो मुझे लग रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड जो थोड़ी बहुत कमी है सूर्य कुमार यादव, अगर वो रन आए और उसके बाद इस वर्ल्ड कप में भी रन आ जाते हैं, वही चीज़ जो मैं बुमराह के लिए कह रहा था कि अगर आप छोटी टीम के खिलाफ भी विकेट ले रहे हो, ड्रेसिंग रूम में बैठने से अच्छा है नामीबिया के खिलाफ 4 ओवर में 10 रन, 12 रन, 15 रन देके 4-5 विकेट ले लो। ये चीज सूर्या पे भी अप्लाई होती है, यही चीज ईशान पे भी अप्लाई होती है कि आप बड़े रन बनाओ, आपका रिदम आ जाएगा, आपके लगने लगेंगे। नेट्स में रन बनाना और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में रन बनाना और विकेट लेना बिल्कुल 2 अलग किस्म की चीजें होती है ना। पंजाबी में अलग बोलते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं। तो मुझे लगता है कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बिल्कुल, इंडिया आई थिंक 8 मार्च को हम यहाँ पर उसकी जीत सेलिब्रेट कर रहे हो। चलो जी, अब कहने के लिए शायद कुछ बचा ही नहीं है इस बात के बाद, तो यहाँ पर तो इजाज़त भी लेंगे आप सभी से, और एक बार फिर से वही दरख्वास्त करेंगे कि आप वीटो ऐप को डाउनलोड ज़रूर कीजिए ऐप स्टोर से या फिर गूगल प्ले स्टोर से। आप इसे बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, और आप एंटरटेनमेंट प्लस इंफॉर्मेशन यानी कि इंफोटेनमेंट, तो न्यूज़ भी मिलती है, एंटरटेनमेंट भी मिलता है, योगा के शोज़ भी मिलते हैं, इंडिया टीवी की सारी खबरें भी यहाँ पर आपको मिलती है। तो डाउनलोड ज़रूर कीजिए क्विक वीटो, यहाँ पर आपको क्विक वीटो भी देखने को मिलता है, तो वीटो ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए। मिलेंगे आपसे एक और एपिसोड में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।